जय श्री राम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 8। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 9 ग्रह होते हैं हमारे। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव। ये 7 प्लैनेट जो हैं ये तो मेन प्लैनेट्स हैं, और बाकी के जो 2 प्लैनेट हैं राहु देव और केतु देव, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। छाया ग्रह राहु देव जो हैं वो शनि देव के छाया ग्रह माने जाते हैं, शनि देव की छाया। और जो केतु देव हैं वो मंगल देव के छाया ग्रह माने जाते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह की। उच्च के ग्रह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जल्टेड, और नीच के ग्रह डेबिलिटेटेड। ठीक है, तो उच्च के ग्रह क्या होते हैं और नीच के ग्रह क्या होते हैं। पहले कौन सा किस नंबर राशि में उच्च का होता है ग्रह और किस नंबर राशि में नीच का होता है वो समझ लें। जो लाल रंग है वो नीच के ग्रह हैं, और जो ग्रीन रंग से लिखे हैं वो उच्च के ग्रह हैं उस राशि में। अब बात करते हैं हम 1 नंबर जो राशि है मेष राशि, उसमें सूर्य देव उच्च के होते हैं। तो जब भी कोई प्लेनेट किसी राशि में उच्च का हो जाएगा तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा बात करते हैं 2 नंबर राशि में चंद्रदेव और राहु देव दोनों के दोनों उच्च के हो जाते हैं यहाँ पे। अब कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि राहु देव उच्च के होते हैं 2 नंबर राशि में, और कुछ का मानना है कि राहु देव उच्च के होते हैं 3 नंबर राशि में। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए हमने राहु देव को दोनों राशियों में उच्च का मान लिया। ये 2 नंबर राशि है इसमें भी, और ये 3 नंबर राशि है इसमें भी, ये राहु देव उच्च के हैं। अब जो ये 4 नंबर राशि है इसमें मान लिया जुपिटर, ये जो है ना उच्च के माने गए हैं। 4 नंबर राशि किसकी होती है? चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव की राशि में उच्च के किसको माना गया है? जुपिटर को, बृहस्पति देव को। 5 नंबर राशि में कोई ना उच्च का होता है ना कोई नीच का होता है। 6 नंबर राशि में बुध देव, मरकरी, ये उच्च के होते हैं। 7 नंबर राशि इसमें शनि देव उच्च के होते हैं। 8 नंबर राशि इसमें केतु देव उच्च के होते हैं, और 9 नंबर राशि इसमें भी केतु देव उच्च के होते हैं। जैसे हमने माना था कि 2 और 3 में राहु देव उच्च के हो जाते हैं, तो 8 और 9 नंबर राशि में केतु देव उच्च के माने गए हैं। इसमें भी वही मतभेद था कि कोई कहता है कि 8 में होंगे उच्च के, कोई कहता है 9 में होंगे। तो 8 और 9 दोनों राशियों को मान लिया हमने कि केतु देव इस राशि में उच्च का फल देंगे, यानी कि अच्छा रिजल्ट देंगे। उच्च के प्लैनेट यानी कि अच्छा रिजल्ट देने वाले। 10 नंबर राशि इसमें मंगल देव, मार्स, वो उच्च के होते हैं। 11 नंबर राशि में कोई भी ना उच्च का होता है ना कोई नीच का होता है। तो 2 राशियां ऐसी हैं, 5 नंबर और 11 नंबर। 5 नंबर किसकी है? सूर्य देव की, लियो, सिंह राशि। इसके मालिक कौन है? सन, सूर्य देव। इसमें ना कोई उच्च का है ना नीच का है।
11 नंबर राशि किसकी है? शनिदेव की। राशि को बोलते हैं कुंभ राशि, एक्वेरियस इंग्लिश में। तो इस राशि में ना कोई उच्च का है ना कोई नीच का। 12 नंबर राशि बृहस्पति देव की राशि है। इसमें वीनस यानी कि शुक्र देव उच्च के ग्रह माने गए हैं, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जब शुक्र देव 12 नंबर राशि में विराजमान हो। राशियों के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है, कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गया है, तो वो पीछे के वीडियोस में जाके ध्यानपूर्वक राशि को समझे कि 1 से लेके 12 तक राशि होती हैं, तो कौन सा नंबर किस राशि को दिया गया है, उस राशि के स्वामी कौन हैं, और उस राशि को हिंदी में क्या बोला जाता है और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये पीछे की वीडियोस में आप देख लें। अब बात करते हैं कि नीच के ग्रह, जो लाल कलर से लिखे हैं वो नीच के ग्रह। 1 नंबर जो राशि है इसमें सैटर्न यानी कि शनिदेव नीच अवस्था के माने गए हैं। 2 नंबर जो राशि है इसमें केतुदेव नीच अवस्था के माने गए हैं, और 3 नंबर जो राशि है इसमें भी केतुदेव नीच अवस्था के माने गए हैं। 4 नंबर जो राशि है इसमें मार्स यानी कि मंगल देव नीच अवस्था के माने गए हैं। 5 नंबर में कोई ना नीच के हैं ना उच्च अवस्था के हैं। 6 नंबर राशि में वीनस यानी कि शुक्रदेव नीच अवस्था के माने गए हैं। 7 नंबर राशि में सूर्यदेव नीच अवस्था के माने गए हैं। 8 नंबर राशि में और 9 नंबर राशि में राहुदेव नीच अवस्था के माने गए हैं। 10 नंबर राशि में जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव नीच अवस्था के माने गए हैं। 11 नंबर राशि में ना कोई उच्च अवस्था के हैं ना कोई नीच अवस्था के हैं। 12 नंबर राशि में मरकरी यानी कि बुध देव वो नीच अवस्था के माने गए हैं। अब एक बात आप याद रखिए, जो प्लेनेट उच्च अवस्था का होगा, जैसे 1 नंबर राशि में सूर्यदेव उच्च अवस्था के हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं उस कुंडली में। रिजल्ट क्या देंगे अच्छा? अगर मान लीजिए सूर्यदेव उच्च के हो गए तो क्या अच्छा रिजल्ट देंगे, तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे एक एक प्लेनेट का। तो अभी के टाइम पे आप ये टेबल याद कर लीजिए कि इस टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेनेट उच्च का है और कौन सा प्लेनेट नीच अवस्था का है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक और तरीका बता देता हूं। 1 नंबर राशि, जो ये 1 नंबर राशि यहां लिखी होती है और 7 नंबर राशि बिल्कुल उसके सामने, हाउसेस हमने देखना सिखाया था आपने अगर याद हो तो। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, और ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवन्थ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये आपका है नाइन्थ हाउस, ये आपका है 10th हाउस, ये आपका है 11th हाउस, और ये आपका है 12th हाउस। राशि कोई भी लिखी हो सकती है किसी भी जगह। तो अब ये समझना है, जो 1 नंबर है वो यहां से शुरू हुआ है, तो इसके बाद आएगा 2 3 4 5 6 और यहां 7। तो एक जो है यहां पे सूर्यदेव, जहां सूर्यदेव उच्च के हैं वहीं शनिदेव नीच अवस्था के हैं, जहां शनिदेव उच्च के हैं वहीं सूर्यदेव नीच अवस्था के हैं, जहां पे जुपिटर उच्च अवस्था के हैं वहां पे मार्स मंगल देव नीच अवस्था के हैं, जहां पे
मंगल देव उच्च अवस्था के हैं वहाँ पे जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव नीच अवस्था के हैं। जहाँ पे केतु देव उच्च अवस्था के हैं वहीं पे राहु देव नीच अवस्था के हैं। जहाँ पे राहु देव उच्च अवस्था के हैं वहीं पे केतु देव नीच अवस्था के हैं। जहाँ पे बुध देव उच्च अवस्था के हैं वहाँ पे शुक्र देव नीच अवस्था के हैं, और जहाँ शुक्र देव उच्च अवस्था के हैं वहीं बुध देव नीच अवस्था के हैं। तो ये बिल्कुल सामने देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये 6 नंबर घर है, छः नंबर, और ये 12 नंबर घर है। अब यहाँ मान लेते हैं कि 6 नंबर ही राशि लिखी है। 6 नंबर राशि ज़रूरी नहीं यहीं पे लिखी हो, यहाँ पे भी लिखी हो सकती है 6 नंबर राशि। और 6 नंबर राशि के बिल्कुल सामने 12 नंबर राशि होगी। अगर 6 यहाँ पे है तो 12 यहाँ होगा। तो गिन भी लीजिए आप, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि जो ये 6 नंबर राशि है ये आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में लिखी है, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे 12 नंबर राशि होगी। चाहे कैलकुलेट भी करके देख लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ मान लेते हैं कि बुध देव बैठे हुए, तो ये बुध देव उच्च अवस्था के हो गए। और यहीं पे अगर शुक्र देव बैठ गए किसी कुंडली में, तो 6 नंबर राशि में जहाँ भी शुक्र देव बैठे होंगे वो नीच अवस्था में हो गए, और बुध देव क्या हो गए इसी में उच्च अवस्था के। अब शुक्र देव मान लीजिए इस घर में बैठ जाते हैं 12 नंबर राशि में, तो शुक्र देव यहाँ पे क्या हो गए उच्च अवस्था के। और यहाँ पे ही अगर बुध देव विराजमान हो अकेले तो वो हो गए नीच अवस्था के। उच्च अवस्था का जो प्लेनेट है वो अच्छा रिजल्ट देगा, नीच अवस्था का जो प्लेनेट है वो बुरा रिजल्ट देगा। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि नीच अवस्था का प्लेनेट बुरा रिजल्ट देगा, उच्च अवस्था का प्लेनेट हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देगा। आगे कुछ कंडीशंस और भी हैं, लेकिन एक जो जनरल रूल है वो यही कहलाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो उच्च अवस्था के थे, तो उन्होंने उनका व्यक्तित्व महान बनाया, उनको पूजनीय बनाया और भगवान का दर्जा मिला, या हम लोगों ने माना कि वो हमारे भगवान हैं। तो उच्च के प्लेनेट बहुत अच्छा फल दे देते हैं, और वहीं किसी कुंडली में नीच अवस्था के प्लेनेट हों तो वो बहुत ख़राब रिजल्ट भी दे देते हैं, इंसान को बहुत दिक्कतें तकलीफ़ें भी पहुंचा देती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये इग्नोर होता है उच्च अवस्था और नीच अवस्था का रूल। तो ये आगे चल के हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि क्या है। अभी के टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि उच्च अवस्था के ग्रह और नीच अवस्था के ग्रह वो
कौन से हैं और किस राशि में होते हैं। तो ये चार्ट को आप याद रख लेंगे तो बस आपकी लाइफ बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे प्रेडिक्शन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और आप मैक्सिमम केसेस में सुनेंगे कि आपकी कुंडली में केतुदेव नीच अवस्था के हैं, इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। आपकी कुंडली में सूर्यदेव उच्च अवस्था के हैं, इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। तो वो टर्मोलॉजी जो है वो आपको उस वक्त समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस चार्ट को बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करिए, इसको ड्रॉ करिए और फिर यही राशियां लिखिए अलग अलग हाउसेस में और टेस्ट करिए अपने आप को कि कौन सा ग्रह उच्च का है या कौन सा नीच का है। पहले 2-4 ग्रह पकड़ लो, सूर्यदेव और शनिदेव पकड़ लो कि इनको तो याद करना ही करना है कि ये किस राशि में उच्च के हैं, किस राशि में नीच के हैं। फिर बृहस्पति देव को और मंगल देव को पकड़ लो। तो इस तरह आपको धीरे धीरे सारी याद हो जाएंगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बस एक चंद्रदेव जो 2 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, वही चंद्रदेव नीच अवस्था के होते हैं 8 नंबर राशि में। ये और लिख लीजिएगा, ये मैं बताना भूल गया था। चंद्रदेव 8 नंबर राशि में जिसके भी होंगे वो नीच अवस्था के माने जाएंगे। केतुदेव भी यहाँ पे नीच अवस्था के राहुदेव भी नीच अवस्था के होते हैं, केतुदेव यहाँ उच्च के होते हैं और चंद्रदेव भी यहाँ पे नीच अवस्था के होंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा जो है आज का, वो पढ़ते हैं मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह और न्यूट्रल ग्रह, वो कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये 4 ग्रह हैं और ये 4 ग्रह हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव। ये 4 ग्रह हैं, ये आपस में मित्र हैं, फ्रेंड्स। शनिदेव, शुक्रदेव, राहुदेव, केतुदेव, ये आपस में मित्र हैं। तो ये वाले आपस में मित्र हो गए और ये वाले आपस में मित्र हो गए, और ये दोनों एनिमी हैं। सैटर्न इन सबका एनिमी है और जुपिटर इन सबके एनिमी हैं, मून इन सबके एनिमी हैं, मार्स इन सबके एनिमी हैं, सन इन सबके एनिमी हैं। तो एक एक प्लेनेट, ये सारे के सारे प्लेनेट इन सारे के सारे प्लेनेट्स का एनिमी है। अब बचते हैं एक बुधदेव। बुधदेव ये इनके भी फ्रेंड हैं और ये इनके भी फ्रेंड हैं। बुधदेव एक न्यूट्रल प्लेनेट हैं जो देवताओं के और दानवों के दोनों के मित्र हैं, सिवाय 2 ग्रहों के, मून एंड मार्स। मून एंड मार्स, मरकरी के ये दोनों एनिमी हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस बेस पे भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस होंगी। प्रेडिक्शन में तो एक एक पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। एक भी पॉइंट, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक भी टॉपिक या एक भी पॉइंट आप ऐसा सोचें कि छोड़ दें, इसको बाद में देख लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। और ये जो 2 आज हमने टॉपिक करे हैं, उच्च अवस्था के ग्रह और नीच अवस्था के ग्रह और ये फ्रेंड, एनिमी और न्यूट्रल प्लैनेट्स, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत आसान तरीका है याद करने का। ये जो मैंने आपको बताया कि 4
ये देवता हो गए, 4 ये दानव हो गए, और बीच में मरकरी न्यूट्रल हो गए जो सभी के फ्रेंड्स हैं, बस सिर्फ मून और मार्स को छोड़ के। क्यों चंद्रदेव से दुश्मनी रखते हैं? एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति देव, उनकी पत्नी प्लस चंद्रदेव, इन दोनों से एक संतान उत्पन्न हुई जो नाजायज संतान मानी गई, वो हुए बुधदेव। चंद्रदेव ने बृहस्पति देव की पत्नी के साथ धोखे से एक संतान पैदा करी जिसका नाम हुआ बुधदेव। अब जो बुधदेव हैं वो चंद्रदेव से नफरत करते हैं बहुत ज़्यादा। अब जब बुधदेव नफरत करते हैं तो चंद्रदेव भी बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं रखते। चंद्रदेव भी न्यूट्रल व्यवहार करते हैं कभी कभी, क्योंकि पुत्र है उनका इसलिए। और जब ये ज़्यादा बुधदेव शत्रुता दिखाते हैं तो चंद्रदेव भी शत्रुता दिखाएंगे वहाँ पे। तो नाजायज पुत्र होने की वजह से बुधदेव चंद्रदेव से यानी कि अपने ही बाप से नफरत करते हैं और बाकी सबसे मित्रता है। चंद्रदेव के जो परम मित्र हैं वो हैं मंगलदेव। तो चंद्रदेव से जब शत्रुता है तो उनका जो मित्र है वो उनका ही साथ देता है, मंगलदेव। तो इसीलिए जो बुधदेव हैं वो इन दोनों को अपना एनिमी मानते हैं और ये दोनों भी बुधदेव को अपना एनिमी मानते हैं। ये स्टोरी समझ लीजिए। आगे चल के प्रेडिक्शन में समझाएंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 8 है, मेरे हिसाब से बहुत छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब का रिप्लाई, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे सकें। लेकिन अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बनाते हैं, बाद में एक साथ सारी वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं, तो आप होच-पोच हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ से लिंक करी है हमने एक दूसरे से। तो अगर आप अभी 8 ही क्लास हुई हैं, तो अगर आप अभी से नोट्स बना लेंगे हर क्लास के, तो आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। और एस्ट्रोलॉजी में आपको ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती चली जाएंगी और फिर आप आराम से अपनी और अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस की, कोई ज़िंदगी में आपके से मदद मांगने आया है उससे की आराम से मदद कर पाएंगे। तो इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी को समझिए। एस्ट्रोलॉजी एक वरदान है हम सब के लिए, जो विधाता ने हमारे लिए बनाया है वरदान, जिसकी हेल्प से हम अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। चोट लगनी है तो चोट लगेगी, उसका प्रभाव बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते कि चोट लगे ही नहीं, लेकिन एक्सीडेंट बहुत बड़ा होना है और आपको ज़रा सी खरोंच आके रह जाए, इतना ज़रूर कर सकती है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है कि इवेंट तो घटेगा लेकिन उस इवेंट को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी की मदद से उस इवेंट की जो फोर्स है उसको बहुत कम किया जा सकता है।
मान लीजिए किसी के विवाह में, मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी की मदद से उसका विवाह जल्दी कराया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल यस, कराया जा सकता है। तो ये आगे समझेंगे हम बातें। अभी के लिए बस इतना ही है। आप लोग एक एक चीज़ के नोट्स बना लीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।